शरद कोहली साहब वर्ल्ड के हालात पे भी नज़र बनाए रखते हैं और देश के हालात पे भी नज़र बनाए रहते हैं। कोहली साहब, बहुत लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि गोल्ड के दाम तो बहुत ऊपर चढ़ गए, धड़ाम होंगे गोल्ड के दाम तो फिर पैसे लगाएंगे। तो पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं, उनके अपनी जेब का मामला है, खून पसीने कमाई वो तय करें। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जो सवाल मैं कुणाल शाह साहब के पास लेके गया, कि सारे फैक्टर अगर वापस से पॉजिटिव हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा और सब कुछ चंगा हो जाता है आपके शब्दों में कहें, तो क्या गोल्ड के दाम वापस से बड़ी गिरावट की तरफ जाएगा कि नहीं? एक बार चल पड़ा तो चल पड़ा। नमस्कार लक्ष्मण, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और सीएनबीसी आवाज के सभी व्यूअर्स को। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, और अभी जो मेरे सह पैनलिस्ट बना रहे थे उसी को मैं और आगे लेके चलता हूं। जो फैक्टर्स हैं, मोटे मोटे लिस्ट बनाए। पहला जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये जो सारे में टेंशन बनी हुई है। रशिया यूक्रेन का युद्ध घमासान हो गया है। ट्रंप साहब कह रहे थे कि हम 24 घंटे में इसको रुकवा देंगे, पर आज हकीकत यह है कि और घमासान हो चुका है। इजराइल हमास का एक पीस प्रपोजल आया है, वो स्वीकार होगा नहीं होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और शायद कम लोग इस बात को जानते हैं लक्ष्मण, कि बाल्टिक रीजन है एक, जिसको हम स्कैंडिनेवियन एरिया रीजन कहते हैं, जहां पर नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन 4 कंट्रीज है। वो रशिया से बॉर्डर लगता है। वहां पर हमें वर्ल्ड वॉर 3 की आहट बार बार सुनाई देती है, न्यूक्लियर शब्द की आहट सुनाई देती है। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ाता है। फेड के रेट्स गिरने वाले हैं। ट्रंप साहब का जो सारा टैरिफ वॉर है वो दुनिया भर में सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स की बेतहाशा खरीद, अब ये रिवर्स होते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं कि पुतिन साहब और ज़ेलेंस्की साहब आके गले मिल लें और पुतिन साहब ये कहें, लो भाई, हमने जो आज तक आपका यूक्रेन लिया था ये वापस लीजिए, आज से हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। ट्रंप साहब ये कह दें कि भाई मैं अपने सारे टैरिफ वापस लेता हूं और आज के बाद कोई टैरिफ नहीं है। तो अगर ऐसी पर इन चीजों के होने की संभावना लक्ष्मण ना के बराबर दिखाई दे रही है। तो इसलिए वो फैक्टर्स रिवर्स होंगे। ये आपकी बात ठीक है सैद्धांतिक रूप से, कि अगर वो फैक्टर्स रिवर्स हो जाते हैं तो गोल्ड यहां से सबसाइड हो जाएगा, पर ये रिवर्स होते दिखते नहीं। और सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना 1971 में लक्ष्मण एक गोल्ड स्टैंडर्ड चला करता था। उससे पहले तो रिचर्ड निक्सन साहब जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको समाप्त किया था, क्योंकि वो डॉलर की दादागिरी करना चाहते थे, डॉलर को एक विश्व करेंसी बनाना चाहते थे, और काफी हद तक सफल भी हो गए। तो गोल्ड स्टैंडर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये डॉलर यहां से कमजोर होता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड यहां से वापस आ सकता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड ये बताता था कि आपकी करेंसी के पीछे गोल्ड की बैकिंग होनी चाहिए। गोल्ड स्टैंडर्ड यहां से वापस आएगा। अब दूसरी बात इसमें यह है कि गोल्ड की सप्लाई जो है लक्ष्मण, वो बहुत सीमित है। 2,08,000 टन का गोल्ड आज तक माइन हो चुका है दुनिया भर में। ये आंकड़े पे ध्यान दीजिएगा। और अभी तक 50,000 से 1 लाख टन गोल्ड और माइन हो सकता है, अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अगर कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो शायद और गोल्ड मिल जाए हमारे पास। इतना तो मतलब करीब 5 से 10 साल, या मैं यूं कहूं अगर कम भी होता है तो 15 से 20 साल हद से हद ये गोल्ड माइन होता रहेगा। उसके बाद गोल्ड की खानें समाप्त हो जाएंगी। तो गोल्ड एक सीमित मात्रा में इस समय उपलब्ध है, और सीमित मात्रा को जो चीज सीमित मात्रा में होती है लक्ष्मण, उसकी कीमतें जरूर ऊपर जाती हैं। तो जितने भी कारण अभी गिनवाए गए, उसमें से कोई भी कारण वापस होने वाला नहीं दिख रहा। और भारतीय घरों में लक्ष्मण, ये आंकड़ा हालांकि सत्यापित नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, पर यह आंकड़ा टाइटन के सीईओ ने बोला, मैं भी इस आंकड़े को मानता हूं, और भी लोगों ने बोला कि भारतीय घरों में 25,000 टन इस समय सोना है अनऑफिशियल तौर पर। 25,000 टन, जबकि अमेरिका के जो रिजर्व्स हैं वो 8,500 टन के हैं। आज ही आंकड़ा आया कि अमेरिका के टोटल गोल्ड रिजर्व्स $1 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। तो मुझे ये कतई नहीं लगता कि ये अभी वापस होने वाला है, क्योंकि इसमें से जो फैक्टर्स है, अगर एक फैक्टर भी होता है तो सेंट्रल बैंक्स को ये नजर आ रहा है कि डॉलर आगे वो दादागिरी नहीं दिखा पाएगा जो आज तक दिखाता रहा है। तो बचा क्या? कोई ऐसी वैल्यू चाहिए लक्ष्मण जो पूरी दुनिया में, जिसको हम ट्रेड कर सके, जिसके माध्यम से हम वैल्यू डिटरमिन कर सके। वो गोल्ड के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लक्ष्मण यहां पर, ये हकीकत है। ओके, बिल्कुल। चूंकि आप लोगों ने अलग अलग कई सारे फैक्टर बताए, कई सारे पहलू पे हम लोग गए, चूंकि हम चाहते हैं इस पूरे मामले पे एक 360 डिग्री व्यू हमारे दर्शकों को मिले, तो एक एक करके मैं इस पे आता हूं। सबसे बड़ा सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनिश्चितता है, जब तक कि अनिश्चितता कायम रहेगी गोल्ड के दाम बढ़ते रहेंगे, ऐसे हमारे सभी पैनलिस्ट इस बात पे एक मत थे। तो ये अनिश्चितता कब तक कायम रहेगी, इसके खत्म होने या कम होने के आसार कितने हैं, इस सवाल को लेकर पहले आता हूं मैं अजय श्रीवास्तव साहब आपसे। देखिए, तो अनिश्चितताएं
दुनिया जो है इस समय यूएस लीड कर रहा है। करीब 1947 के बाद से वो वर्ल्ड लीडर हैं। उनको कंपटीशन रहा लेकिन वो लीड कर रहे हैं। तो जनरली वो डिसाइड करते हैं दुनिया किधर चलेगी। तो इस समय उनकी दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी बहुत खराब कर रही है, डॉलर वीक हो रहा है। दूसरा उनके कॉम्पिटिटर्स इमर्ज हो रहे हैं, चाइना जैसे और कंट्री भी इमर्ज हो रहे हैं उसमें। तो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में अपने मागा क्राउड के आगे उनका ध्यान बटाने के लिए वो जो वॉर्स हैं, मैं मानता हूं कि रशिया यूक्रेन वॉर है या गाजा में जो वॉर है, उसमें यूएस जिस दिन चाहेगा वो वॉर खत्म हो जाएगी। लेकिन यूएस नहीं चाहता है क्योंकि वॉर्स की वजह से जो डोमेस्टिक क्राउड है, मागा क्राउड है, उनका ध्यान बटा हुआ है। कैसे खत्म हो सकती है यूएस? कैसे? एक मिनट, मिस्टर ट्रम्प कहते रहते हैं कि पुतिन नहीं कर रहे हैं और ये जेलेंस्की नहीं मान रहे हैं। बट देखिए, एक दिन के लिए स्टारलिंक अपना इंटरनेट सप्लाई बंद कर दे, यूक्रेन और ये रशिया वॉर खत्म हो जाएगी। ट्रम्प ने पिछले 3 सालों में $150 बिलियन से अधिक के हथियार बेचे हैं। मुझे क्या मालूम कि हथियार बेचने के लिए तो लड़ाई नहीं हो रही है। सिमिलरली गाजा में, वो जब इसराइल कभी लड़ी, इसराइल इतना छोटा कंट्री है, वो कभी लड़ ही नहीं सकता है बिना उनके सपोर्ट के। तो ट्रम्प क्यों कर रहे हैं? तो ट्रम्प मेरे हिसाब से इसलिए कर रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की तरफ से दुनिया का ध्यान बटाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है। और ये उनकी इकोनॉमी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो खत्म होती दिख नहीं रही हैं। इसलिए वॉर्स चल रही हैं, बिना रीजन के चल रही हैं, कोई रीजन नहीं है। लोग मर रहे हैं बट दोनों तरफ के लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, मिलिट्री वेयर बेच के और भी चीज़ों से। तो इसमें मैं एक चीज़ समझना चाहूँ कुणाल शाह साहब, ये जब तक वॉर चलता रहेगा, मान ले जैसे कि रूस यूक्रेन वॉर है, सालों साल से चला आ रहा है, तो जब तक चलता रहेगा तब तक गोल्ड के दाम बढ़ते रहेंगे क्या? कहीं तो रुकेगा जा करके? मैं बिल्कुल बहुत आम अच्छा लोगों के क्वेश्चन है। सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो एक जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसको मैं सम अप करता हूँ। एक, अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति और इंटरनल इकोनॉमी और डेट प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा फ्रंट है, ग्लोबली वॉर हो रही है, बराबर है। सो आगे जाके एक्चुअली हम देखेंगे तो जैसे अब हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री इज अ गुड एनेक्डोटल फॉर व्हाट इज हैपनिंग। सो जब आप वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सभी वर्ल्ड वॉर देखेंगे, उसके पहले का प्रिटेक्स यही था कि इररेशनल, जैसे आप 1929 1930s में जाएंगे तो वही हुआ था। इतने पैसे जर्मनी ने प्रिंट किए थे वो टाइम पे कि लिक्विडिटी पैसे, जर्मनी में एक ऐसा टाइम आ गया था कि जो फायर चिमनी होती है उसमें लकड़ा जलाने से पैसा जलाना ज्यादा सस्ता था। ऐसा टाइम आ गया था और उसके बाद हुई थी वर्ल्ड वॉर। तो ये जो हमारे प्रीवियस स्पीकर ने कहा, मैं वो लाइन पे उनकी बातों को पुष्टि देना चाहूंगा कि जब जब ये ऐसे मनी प्रिंटिंग होती है, वो डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्जन लाने के लिए ग्लोबली दे टेक, हमेशा वर्ल्ड वॉर होती है। तो वर्ल्ड वॉर कब होती है कि जब हम, जो वर्ल्ड की लीडर कंट्री है वो ग्रो नहीं हो पाती है, तो वो दूसरे को भी नीचे लेके आती है। सब 0-0 हो गया, अगर वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो सब 0 हो गया, नए नए सिरे से काउंटिंग चालू होता है। सो हमेशा, सो राइट नाउ वी आर ऑलरेडी इन अ मिडल ऑफ कोल्ड वॉर, और यू कैन से वॉर। आज साइबर सिक्योरिटी के फ्रंट पे वॉर हो रही है, आज एआई फ्रंट पे वॉर हो रही है। सो यूएस और चाइना के बीच पे टेक्नोलॉजिकल वॉर हो रही है, जो जीतेगा वो कहलाएगा। सो बहुत सारी वर्ल्ड में जो ये जो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है कि भले गोल्ड को कोई भी रीजन से छोटा मोटा करेक्शन आएगा, पर जब तक ये सब मामला सुलझता नहीं है और नियर टर्म में वो सुलझता दिख भी नहीं रहा है, तब तक गोल्ड में एक्चुअली बने रहना चाहिए। मैं तो इतना मानता हूं कि गोल्ड कुछ ज्यादा, आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। मैं बोलूंगा गोल्ड 10% भी रिटर्न देता है, दैट इज मोर देन इनफ। वी आर बीटिंग द फिक्स डिपॉजिट बाय गेटिंग 10% रिटर्न इन गोल्ड। सो गोल्ड में अभी भी पोटेंशियल है आने वाले साल में कि वो 8 से 10% का आपको रिटर्न दे पाएगा। तो अगर आप निवेश करते हैं या करेक्शन में निवेश करते हैं या निवेश करते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि गोल्ड घट के $2000 हो जाने वाला है।